प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के हमारी दुनिया पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है और चैप्टर 4 है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार एवं मैदान। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियां और लड़के शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। राहुल बोला, सच? मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या? राहुल बोला, सच? मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या? कभी राजगीर और जमुई की ओर जाओ, तब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी। मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। यहाँ पर विभिन्न स्थल रूपों को दिखाया गया है, पहाड़ को, पठार को, मैदान को और सागर को। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल, इसको आप लोग बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में। मतलब कि सबसे नीचे सागर होता है, उससे ऊंचा थोड़ा मैदान, फिर उससे ऊंचा पठार और सबसे ऊंचा पहाड़ होता है। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल, आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं? कैसे रहते हैं? कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? मैदानी भाग में स्थित धान का खेत। राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कहीं अधिक ऊंची ना कहीं अधिक नीची। इसमें लोग धान, गेहूँ, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित है। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहर में किया जाता है। कुछ जगहों में नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं तो कई गांव कच्ची सड़क से। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियाँ, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाली ज़मीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान हैं। खाने में भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं।
परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान, वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं, उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। अपर्दन में वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया प्रमुख हाथ रहता है। रचनात्मक मैदान, इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्र में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भागों के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कुछ कार्य दिए गए हैं। भारत के नक्शे से पता कीजिए कि कौन कौन से राज्य मैदान के क्षेत्र में हैं। भारत के मानचित्र में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह क्षेत्र को अलग अलग रंगों से चिह्नित करें। जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोगों के खाने एवं पहनने में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं, उनके बारे में पता कीजिए। पठार, शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी है। क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचे होते हैं तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। राजू पूछ बैठा, इन पठारों से क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं। शिक्षिका ने बताया। चर्चा कीजिए और बताइए। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र दिया गया है। छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? ये खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? पर्वत। मनोज बोला, दीदी जी, मेरे पश्चिम चंपारण जिला में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वे पठार नहीं बल्कि पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते, वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इनसे कई नदियाँ निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे हिमालय पर्वत और एवरेस्ट चोटी का चित्र दिया गया है, जिसमें बर्फ भी दिखाया गया है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शेष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भारी बर्फबारी हुई है,
दीदी मनोज ने कहा। हाँ, हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है, दीदी बोली। चर्चा कीजिए और बताइए, पानी किन किन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है? जहाँ आप रहते हैं वहाँ पानी के क्या क्या साधन है? हिमालय पर बर्फ जमती है, लेकिन अरावली पर क्यों नहीं? अरावली पर्वत कहाँ है? देखिए, पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं, दीदी कहती गई। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ, चारा, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में सहायक होते हैं, परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत का चित्र दिया गया है, तभी खेती हो पाती है। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं पर्यावरण का अभाव होने के कारण यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन है। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने के कारण यहाँ जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ने का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए ये पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है, वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में भी ऐसा देखा है, राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। बर्फ पर स्कीइंग करता व्यक्ति। पता कीजिए, भारत में कौन कौन से स्थान पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। भ्रंशोत पर्वत, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकलने लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का वेसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली। पता कीजिए, पर्वतों का विभिन्न चोटियों के नाम पता कीजिए। ये चोटियाँ किस पर्वत पर एवं किस राज्य में है? मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं, तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा, क्यों? शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी है। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं।
मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका दोहन भी हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल का संकट पैदा हो रहा है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों पर प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका दोहन भी हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों पर निर्मित घरों के लिए उपयोग में आने वाली निर्माण सामग्रियों की सूची बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये चैनल लेक्चर आपको आप लोगों को अच्छा लगा पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करें। मेरी क्यूटी के लिए धन्यवाद।